हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा, थियरी प्लस एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। ठीक है, थियरी प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, अब जो हम क्लास करवा चुके हैं देखिए, नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बना लेना इस क्लास की। जो अब इसके पहले ऑलरेडी थियरी हम पूरा कंप्लीट में डिटेल में करवा चुके हैं, लेकिन अब जो चलने वाला है रिवीजन क्लास है थियरी का और एमसीक्यू का। ये रिवीजन चलेगा। स्वास्थ्य की अवधारणा पहला टॉपिक है। जैसा आपको पता है, आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दे रखा है, तो ये टॉपिक नंबर फर्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, नीचे सिलेबस में आपको दिया है, तो हम ये चीज़ देखेंगे सरल और आसान भाषा में, सारा कंसेप्ट दिमाग में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है। इतना पढ़ लेंगे, इतना समझ लेंगे, सब कुछ अभी पूर्ण विश्वास है के साथ बोल रहा हूँ भैया, शुरू से अंत तक इस क्लास को देख लेंगे तो एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। जो डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, और कुछ नया सीख के आप जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्या भैया, सबसे हम पहले जानेंगे, जब आप कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य की अवधारणा पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है, ये जानना जरूरी है। तो देखिए भैया, स्वास्थ्य मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है मैं ठीक हूँ, अभी हष्ट पुष्ट हूँ और दिखाई दे रहा हूँ आपके सामने, आपको लग रहा होगा कि स्वस्थ है, लेकिन मैं मानसिक रूप से कितना परेशान हूँ या सामाजिक रूप से कितना परेशान हूँ, या अपने मन, कहते ना भैया, मन बहुत दुखी होता है इस समय, मन हमारा बहुत दुखी है, तो वो स्वस्थ नहीं है। आज के समय में, इस समय में लगभग कोई नहीं होगा यार, कोई किसी को बेरोजगारी से परेशान है, कोई रोजगार से परेशान है, कोई दोस्त से परेशान है, कोई किससे पत्नी से परेशान है, कोई अपने बॉस से परेशान है। सबको किसी न किसी प्रकार की समस्या है, तो किसी न किसी वो बीमारी से जूझ ही रहा है। भले ही शारीरिक रूप से फिट है, लेकिन ये हेल्थ का डिफिनेशन नहीं है। हेल्थ का डिफिनेशन क्या है भैया? स्वास्थ्य का मतलब है कि शरीर से, मन से, समाज और आत्मा से फिट रहना। शरीर से मतलब शारीरिक हो गया, मन से मतलब मानसिक हो गया, समाज से मतलब सामाजिक हो गया, और आत्मा से मतलब आध्यात्मिक हो गया। तो स्वस्थ रहने के लिए ये मेन डिफिनेशन आपका यही है। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा, शरीर ठीक है, हाँ ठीक है, तो आदमी स्वस्थ है। मन में कोई टेंशन नहीं है, स्वस्थ है। घर समाज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, स्वस्थ है। आप अंदर से पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, ये भी बात है। अंदर से अगर आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, ये सारी जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए स्क्रीन हमारा चल रहा होगा साइड में, लेकिन हम जो चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे 2 कैमरे के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख भी रहे हैं साइड में, और अब फेस आप हमारा देख भी रहे हैं। तो शरीर ठीक है, मन में कोई टेंशन नहीं है, घर समाज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप अंदर से पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, तभी आप स्वस्थ कहलाएंगे। ये मेन डिफिनेशन हो गया स्वस्थ का। ठीक है, तभी आप सच में स्वस्थ कहलाएंगे। अब स्वास्थ्य क्यों जरूरी है? वाई हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, भैया सवाल ये भी आता है ना कि स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। तो एक अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो ना पढ़ाई होगा, ना काम होगा, ना सपने पूरे होंगे। ठीक है, ना पढ़ाई हो पाएगा, ना आपका कोई काम ढंग से हो पाएगा, और ना ही आपका, जब ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी तो सपना कहाँ से पूरा हो पाएगा। भैया आप पढ़ रहे हो जॉब के लिए, जब आपकी पढ़ाई, स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पढ़ाई नहीं हो पा रही तो सपना कहाँ से पूरा हो जाएगा? सपना तो अधूरा ही रह जाएगा ना। तो स्वस्थ इंसान ही अपने जीवन को सफल बना सकता है। एक स्वस्थ इंसान ही, अब स्वस्थ मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से फिट है, नहीं भैया, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पॉजिटिव हो के तैयारी करिए। क्यों बोलता हूँ पॉजिटिव हो के? जैसे किसी प्रकार की चिंता सब कुछ साइड में करिए, केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। इसीलिए बोलता हूँ ना कि पॉजिटिव हो के। ऊपर आपने देखा ना कि अंदर से पॉजिटिव फील होना जरूरी होता है। इसीलिए थियरी आपको सबसे पहले मैं जब पढ़ाया तो थियरी क्लास लेके आया था।
अब देखिए, एक स्वस्थ इंसान अपने जीवन को सफल बना सकता है जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी। अब मेन डिफिनेशन की बात आ जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि परिभाषा क्या है हेल्थ की, तब आप क्या बताएंगे, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या बताएंगे। देखिए, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य का मतलब संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक रहना, केवल बीमारी या कमजोरी न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। ये WHO का कहना है। ध्यान दीजिए, सिर्फ बीमारी का ना होना मतलब हेल्थ नहीं है। सिर्फ बीमारी का, जैसे कि मुझे डेंगू नहीं है, टाइफाइड नहीं है, कोरोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मन से स्वस्थ नहीं हूँ, दिल से स्वस्थ नहीं हूँ, आत्मा से स्वस्थ नहीं हूँ, समाज से स्वस्थ नहीं हूँ, और कोई भी नहीं होगा। आप ऐसे इंसान को पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि आप ये सारे चीज़ रूप से स्वस्थ, बोलेगा नहीं यार, हम परेशान हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, तो कोई नहीं है। और यही कारण है कि आज के लोग कहाँ 50 साल, 60 साल, 40 साल तक ही जी रहे हैं। क्यों? यही रीज़न है। पहले के लोग क्या थे, किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, ठीक है, सब कुछ मेल मिलाप के समाज के साथ अच्छे से उठते बैठते थे, रहते थे। आजकल किसी के पास कुछ टाइम ही नहीं है। और ये भी है कि देखिए, जैसे गाँव में अभी शादी होती है, अभी क्या चल ही रहता है, चलता ही रहता है। जब शादी, लड़का हो या लड़की, उसकी हाइट देखते हैं, रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, और एजुकेशन मतलब जॉब क्यों देखते हैं कि भैया जॉब करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो ये एक्सेप्ट करता है समाज की, भैया ये पढ़ के आया हुआ है नौकरी पे, तो इसका दिमाग विकसित हो चुका है। आपको पता ही है ना, अनुवंशिकी रूप से जो कौन कौन से गुण माता पिता में जो जेनेटिक गुण रहता है, वो बच्चों में कौन कौन से आते हैं। दिमाग भी आता है, ऐसा नहीं है कि दिमाग नहीं आता है, दिमाग आता है, रंग आता है, रूप आता है, सारी चीज़ आती है। अब जैसे कुछ बीमारियां हैं वो भी आती है जेनेटिक रूप से, जैसे कि मधुमेह, मोटापा, बाल का झड़ना, ये सभी चीज़ें। तो इसीलिए लेकिन आजकल क्या है, आज की इस समय जो चल रहा है भैया दौर, इसमें बस कि सरकारी नौकरी मतलब पैसा नहीं भैया। पहले के लोग इसीलिए ढूंढते थे कि सरकारी नौकरी, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वो इंसान अगर सरकारी नौकरी पे है तो पढ़ के आया है, उसके अंदर दिमाग है, और वो दिमाग ही तो ट्रांसफ़र होता है। दिमाग ही तो जेनेटिक रूप से कॉपी, DNA क्या करता है, कॉपी करता है, माता पिता के गुण को कॉपी करता है और ट्रांसफ़र कर देता है। जब आप ये लैमार्क का नियम पढ़ेंगे, मेंडल का नियम पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर होगा आपका। लैमार्क का नियम, चार्ल्स डार्विन का नियम और मेंडल का नियम अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अनुवंशिकी रूप से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, माता पिता से बच्चों में जाता है। इसीलिए तो रंग रूप, आपने देखा होगा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनता है। ऐसा क्यों देखा है आपने? और ये भी देखा है कि एक ज़्यादा, जैसे एक बिजनेसमैन है और एक सरकारी नौकरी वाला है, एजुकेटेड है, तो वो बिजनेसमैन को छोड़कर एजुकेटेड वाले बंदा सरकारी नौकरी को क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं, उनको पता है कि दिमाग इनका विकसित है तो आने वाली पीढ़ी में भी वही दिमाग होता है। जैसे डार्विन साहब, लैमार्क साहब ने बताया था कि जिराफ जो थे, जिराफ का उन्होंने बताया था कि उस जिराफ की गर्दन छोटी थी, लेकिन वो धीरे धीरे फल, जो पेड़ थे, पेड़ की पत्तियाँ, पौधे की पत्तियाँ थी, उनको मतलब खाते खाते उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो जब उनकी गर्दन लंबी हो गई तो उनके बच्चे जो हुए, ठीक है, उन ऑलरेडी लंबे गर्दन वाले पैदा हुए। ऐसे एक और लोग थे, उन्होंने क्या काम किया था, चूहों को, जंगली चूहों को लाया और उनको चलना फिरना नहीं था, लेकिन थोड़ा चावल डालते उनको चलना सिखाया, बिल को खोजना सिखाया। एक और लोग थे, वो क्या काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी पूंछ काटते जा रहे थे चूहों का बहुत बड़ी बड़ी पूंछ होती थी, तो वो उठा के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा सा 1 मीटर काटे हैं, फिर उसके बाद 1.5 मीटर काटे हैं, 2 मीटर। तो ऐसा स्थिति आया कि जब एकदम छोटा सा हो गया तो उनके बच्चे हुए, उनमें पूंछ की जो लंबाई थी बिल्कुल छोटी हो गई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आया। और कुछ ऐसे भी थे, जैसे दिमाग में मैंने आपको बताया कि दिमाग भी जो आपका ये मानसिक रूप से जेनेटिक में ट्रांसफ़र होता है। कुछ लोगों ने ये भी कुछ ट्रेंड किया, कुछ जैसे कुत्तों को ट्रेंड किया और भी चीज़ों को ट्रेंड किया, फिर क्रॉस करके उनका करवाया, तो देखा कि जो बच्चे हुए ऑलरेडी वही गुण के हुए, एकदम ट्रेंड उसी प्रकार से, उसी दिमाग से। तो ये चीज़ होता है।
कहने का मतलब ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये क्या है, ये निर्धारक तत्व है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व जो आपके सिलेबस में है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे देखना है ऑक्सफोर्ड, देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है स्वास्थ्य का डिफिनेशन क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार स्वास्थ्य वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समय पर और सही तरीके से काम करें। स्वास्थ्य वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समय पर और सही तरीके से काम करे, यानी जैसे मशीन ठीक से काम करे वही ही सही। अब ये जो ऑक्सफोर्ड था, इनका कहने का मतलब ये कि भैया आप फिजिकली रूप से फिट है तो स्वस्थ हैं, ये इनका कहने का मतलब है। जैसे कि मशीन है, मशीन चल रही है, हाँ धान से धान की चक्की पे गए हैं, आपका धान निकल रहा है, बढ़िया चावल निकल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं मशीन ठीक है। अब चाहे वो कितना आवाज़ कर रहा हो, चाहे अंदर कितने पार्ट उसके घिस रहे हों, चाहे वो कितनी मशीन हिट हो रही है, इससे क्या मतलब, हमारा धान तो निकल रहा है, हमारा धान जो हम डाल रहे हैं वो चावल निकल रहा है बन के अच्छे से, तो हम बोलते हैं मशीन फिट है। ये चीज़ नहीं, तो ऑक्सफोर्ड के अनुसार ये चीज़ हो गया। अब देखिए स्वास्थ्य की कुछ बदलती अवधारणाएं थी, दिन पे दिन बदल रही थी स्वास्थ्य की बदलती अवधारणाएं। जैसे कि समय के साथ लोगों ने स्वास्थ्य को अलग अलग नज़रिए से देखा। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला बायोमेडिकल कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट इस सोच के अनुसार क्या, बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार क्या, बीमारी नहीं है स्वास्थ्य, बीमारी नहीं है तो स्वास्थ्य है, इसके अनुसार, जो कि बिल्कुल गलत ये इसकी अवधारणा थी, बिल्कुल गलत अवधारणा थी। इनका कहना था कि भैया अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, ये इनका कहना का मतलब था बायोमेडिकल कंसेप्ट के अनुसार ये चीज़ हुआ है। तो ये थ्योरी कहती है कि शरीर एक मशीन है, मशीन में कोई पार्ट खराब हो गया है, जैसे कि रोग, अब शरीर कोई समझ लीजिए शरीर हमारी क्या है, मशीन है, अब इसमें किसी प्रकार का रोग हो गया तो डॉक्टर इसे ठीक कर देता है। जैसे हाँ मान लीजिए सपोज दैट हम जा रहे थे, ये हाथ टूट गया, ठीक है, अब मेरा ये मशीन, शरीर पूरी मशीन है, अब शरीर का एक पार्ट हमारा ख़राब हो गया, अब डॉक्टर इस पर प्लास्टर बांध कर बढ़िया से सही कर दिया, हड्डी फिर ज्वाइंट हो गई, फिर हाथ चलने लगा तो हम स्वस्थ हो गए इसके अनुसार, ठीक है। अब शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, मानसिक रूप से कितनी समस्या है, सामाजिक रूप से कितनी समस्या है वो किसी को नहीं पता है, ये चीज़ होता है। लेकिन इसमें पर्यावरण, समाज, दिमाग, ध्यान देना, पर्यावरण, समाज, दिमाग और संस्कृति की बात नहीं होती है, इसलिए अधूरी मानी जाती है, फेल मानी जाती है, ठीक है, किसका, बायोमेडिकल कंसेप्ट का, ठीक है, ये फेल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पर्यावरण, समाज, दिमाग और संस्कृति की बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि भैया फिजिकली रूप से फिट हैं तो आप फेल हैं। अब देखिए इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार क्या है अवधारणा, ये सभी अवधारणा याद करना है, लिखते जाना आप हेडिंग डालकर। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार इंसान और उसका वातावरण दोनों संतुलन होना जरूरी है, ठीक है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार इंसान और उसका वातावरण दोनों का संतुलन होना जरूरी है। अगर आदमी और पर्यावरण, जैसे कि पर्यावरण में जैसे क्या, पानी हुआ, हवा हुआ, साफ सफाई हुआ, के बीच तालमेल बिगड़ा तो बीमारी होगी, ठीक है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसमें और आप में वो बैलेंस रहना चाहिए, वो संतुलन होना चाहिए। किसी एक लोग गुस्सा हो जाने से भैया समस्या हो जाएगी। जैसे आप अभी क्या रहता है, कोई भी रहते हैं, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ ही समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, दोनों में तालमेल सही है, हर एक चीज़ है तो सब कुछ सही बढ़िया चलता है। अगर कोई अनबन हुआ, कोई बात हुआ तो दिक्कतें हो गया, ये चीज़ है, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे कि गंदगी से मलेरिया, वायु प्रदूषण से अस्थमा, अगर आप गंदगी फैला रहे हो तो आप ही झेलोगे, आप ही जिम्मेदार हो, आपको ही मलेरिया होगा। अगर आप वायु प्रदूषित कर रहे हैं तो आप ही अस्थमा से परेशान होंगे, ये चीज़ होता है। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है मनोसामाजिक अवधारणा। मनोसामाजिक अवधारणा क्या है, मनोसामाजिक अवधारणा क्या है, समाज प्लस दिमाग प्लस संस्कृति बराबर स्वास्थ्य। मतलब कहने का मतलब यही देखिए, समाज, दिमाग, संस्कृति, और ये सही है। इनका कहने का मतलब है कि भैया शरीर, सिर्फ शरीर ही नहीं, इंसान का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाल भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये मनोसामाजिक की अवधारणा थी, जो मनोसामाजिक
की अवधारणा और ये सही अवधारणा यही मानी जाती है। ठीक है, बाकी सब बायोलॉजिकल कंसेप्ट तो बेकार ही है। ठीक है, सबसे फेल बायोलॉजिकल कंसेप्ट में ही सामने निकल के आया था। देखिए, सिर्फ शरीर नहीं, इंसान का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाल भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, गरीब व्यक्ति सही खाना नहीं खा पा रहा है तो वो कुपोषित हो जाएगा। समाज का दबाव है तो डिप्रेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? और देखिए, अब आ गया आपका होलिस्टिक कंसेप्ट, धार्मिक अवधारणा। धार्मिक अवधारणा यह सोचती है कि शरीर, ध्यान देना है, धार्मिक अवधारणा यह सोचती है कि शरीर, मन, आत्मा सब कुछ शरीर यह सोचती है कि शरीर, मन, आत्मा सब कुछ जुड़ा हुआ है। शरीर ठीक, मन शांत, आत्मा संतुष्ट, तभी इंसान पूरी तरह स्वस्थ है। ये होलिस्टिक कंसेप्ट, धार्मिक अवधारणा है। आयुर्वेद, योग, ध्यान आज इसी विचारधारा को मानते हैं। पूछ लेगा, बताइए भैया, आयुर्वेद, योग, ध्यान किस कंसेप्ट को स्वीकार करता है स्वास्थ्य के प्रति? तो आप बोलोगे होलिस्टिक कंसेप्ट, धार्मिक कंसेप्ट को स्वीकार करता है। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न बन सकता है आपके भर्ती परीक्षा में। देखिए, कुशलक्षेम अवधारणा। ठीक है, वेलनेस कंसेप्ट क्या है? वेलनेस कंसेप्ट के अनुसार सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं करती, सिर्फ बीमारी से बचने की बात नहीं करती, बल्कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे बेहतर हो, यह इसका मकसद है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी क्वालिटी हो आपका, इसका मोटो है वेलनेस कंसेप्ट का। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, यानी शरीर से फिट, मन से खुश, जीवन में संतोष, यही असली हेल्थ है। तो आपने देख लिया भैया, अच्छे तरीके से आपने देख लिया कि क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। अभी हमको यहीं पे नहीं रुकना है। आपने तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ लिया, लेकिन आपके भर्ती परीक्षा में यहीं से नहीं प्रश्न आते हैं, डिटर्मिनेंट से आते हैं, डायमेंशन से आते हैं। तो अब हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ के बारे में देखेंगे। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता है, बहुआयामी, मतलब ये मल्टी डायमेंशन होता है। जैसे कि देखिए, कौन कौन से आयाम होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। भर्ती परीक्षा में प्रश्न बना था, बनेगा, बनता रहेगा। यहाँ से आयाम का नाम का क्या मतलब है? जैसे कि शारीरिक का मतलब शरीर फिट है, अंग ठीक से काम कर रहे हैं, ये आपका क्या हो गया? फिजिकल डायमेंशन हो गया, शारीरिक आयाम हो गया। मानसिक, मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल आयाम क्या है? मन में खुशी, तनाव नहीं, सोच पॉजिटिव। ठीक है, तो आप बोलेंगे मानसिक ये आयाम है। ठीक है, असामाजिक, लोगों से अच्छे संबंध है, सहयोग है, समझदारी है, आपके अच्छा रिश्ता है और समाज में अच्छा आपने वो चीज़ बना के रखा है, रिस्पेक्ट लोग कर रहे हैं, आपके घर उठ बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक रूप से बोला जाएगा, ये भी सामाजिक आयाम है और सामाजिक रूप से आप फिट हैं। तो ये सारे डायमेंशन हैं जो आपको आपके भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा आयाम लोगों के अच्छे संबंध, सहयोग और समझदारी को दर्शाता है? तो आप बोलोगे कि सामाजिक आयाम। ऐसे प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से स्वास्थ्य का वह कौन सा आयाम है जो आपको मन में खुशी, तनाव मुक्त और आपका विचार पॉजिटिव के लिए प्रेरित करता है? तो आप बोलोगे कि मानसिक आयाम हो गया। अब पूछ लेगा व्यवसायिक आयाम में, अब व्यवसायिक के बारे में। तो ये चीज़ है कि आपको ऐसे ये समझना होगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ये एक बार दो बार देख लेंगे, सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। आध्यात्मिक आयाम पूछ लेगा, आध्यात्मिक आयाम से क्या तात्पर्य है? तो आप बोलोगे कि आध्यात्मिक आयाम मतलब आत्मा की शांति, सच्चाई, नैतिकता की भावना, ये आध्यात्मिक आयाम का तात्पर्य हो गया। तो ऐसे प्रश्न आपकी भर्ती परीक्षा में बनेंगे। अब पूरा हम जो अभी पढ़े हैं इसका सारांश थोड़ी सी लाइन में देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य क्या है? तो केवल रोग से बचना नहीं है। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब आप फिजिकली रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब इसी तरीके से फिट हैं तो आप स्वस्थ कहलाएंगे। स्वास्थ्य बराबर क्या है? शरीर, मन, समाज, आत्मा की पूरी भलाई। ठीक है, स्वास्थ्य की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। स्वास्थ्य की डिफिनीशन समय के साथ बदलती रही, जैसे आपने देखा लोगों की प्रति कई अवधारणा मैंने आपको बताया, सामाजिक कंसेप्ट क्या है, होलिस्टिक कंसेप्ट क्या है, हर एक कंसेप्ट को मैंने आपको बताया, इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है। तो बदलते समय के अनुसार उसके स्वास्थ्य की अवधारणा बदलती है। अब जैसे कि पहले क्या थे, कोई आया ये दे के चला गया डिफिनेशन, और दूसरा कोई आया नहीं बोला नहीं, ये ठीक नहीं है। हम देख रहे हैं बिल्कुल समाज में विपरीत हो रहा है, लोगों में विपरीत हो रहा है, धरती पे विपरीत हो रहा है। तो ये चीज़ नहीं होगा। हम हेल्थ का डिफिनेशन कुछ और दे के चले गए, तो अवधारणा बदलती रही थी।
स्वास्थ्य की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है। आज स्वास्थ्य को संपूर्ण होलिस्टिक रूप में देखा जाता है, यही ठीक है। होलिस्टिक रूप में आज जो डिफिनेशन माना जा रहा है हेल्थ का, होलिस्टिक रूप वाला, अभी आपने देखा होलिस्टिक कंसेप्ट, धार्मिक अवधारणा आपने देखा, यही माना जा रहा है, ठीक है इस समय। अब देखिए 5 आयाम, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक और आध्यात्मिक। ये 5 आयाम आपको ध्यान रखना है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, व्यवसायिक और आध्यात्मिक। तो ये पूरा सारांश हम आपको समझा दिया। अब हम इसी से संबंधित 5 MCQ कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, ठीक है। जो आपने थियरी पढ़ा उसी से संबंधित अब आप 5 MCQ करिए। पहला MCQ आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मानती है कि रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य है। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा मानती है कि भैया रोग की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य है। ऑप्शन से आपके पास इकोलॉजिकल कंसेप्ट है क्या? नहीं सर, इकोलॉजिकल कंसेप्ट नहीं, हमने वो देखा कि मानव और पर्यावरण के बीच बैलेंस होना जरूरी होता है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट ये बोलता है। और बाकी आपको मनोसामाजिक अवधारणा क्या है, मनोसामाजिक अवधारणा क्या है, क्या यही सही उत्तर है? यही सही उत्तर है या फिर बायोमेडिकल कंसेप्ट है? तो आप बोलोगे सर हमने ऊपर देखा है बायोमेडिकल कंसेप्ट बोलता है अगर हमारी शरीर में रोग नहीं है तो हम स्वस्थ कहलाएंगे, जो कि फेल माना जाता है। यही बायोमेडिकल कंसेप्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरे भैया ऊपर हमने आपको पढ़ाया ना, यहाँ पे देखिए बायोमेडिकल कंसेप्ट, यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल हो गया, ये देखिए बायोमेडिकल कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इसे सोच के अनुसार यहाँ पे देखिए बीमारी नहीं तो स्वास्थ्य है, यही तो प्रश्न बना है और क्या बना है। यह थ्योरी कहती है कि शरीर एक मशीन है, मशीन में कोई पार्ट खराब या रोग है तो डॉक्टर उसे ठीक कर देता है, ठीक है। बीमारी नहीं तो स्वास्थ्य है, इस सोच के अनुसार बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार तो वही चीज़ तो पूछा गया था यहाँ पे, और क्या पूछा गया है MCQ में, वही चीज़ तो पूछा है ना। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो एक एक प्रश्न आराम से बना लेंगे, ठीक है। कहीं से भी आए थियरी आपकी कंप्लीट है तो आप गर्दा एकदम गर्दा, ठीक है, गर्दा बन। देखिए यहाँ पे व्याख्या आप देखिए, बायोमेडिकल कंसेप्ट जब चिकित्सीय अवधारणा केवल रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य मानती है और इसे शरीर की यांत्रिक विफलता के रूप में देखा जाता है। यह सामाजिक, पर्यावरणीय या फिर मानसिक कारकों की उपेक्षा करती है। ये चीज़ हो गया क्लियर। पहला प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि मानसिक एवं सामाजिक कुशलता की स्थिति है। यह किसकी परिभाषा है? कहने का मतलब क्या है, स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्थिति नहीं है भैया, बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब स्वस्थ हैं तभी आप हेल्थ का परिभाषा तभी कहलाएगा, या फिर हेल्दी पर्सन आप तभी कहलाएंगे। तो ये चीज़ किसने कहा था? बहुत ही आसान प्रश्न है, WHO ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए WHO की यह परिभाषा 1948 में दी गई थी और समाज में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त परिभाषा मानी जाती है। यह केवल रोग की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और शारीरिक संपूर्णता को भी शामिल करती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब आपने ऊपर पढ़ के आया, बहुत आराम से आप बना ले रहे हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न से कौन सा आयाम व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है जिसमें जीवन के प्रति उद्देश्य और मूल्य शामिल होते हैं। निम्न में से कौन, देखना है, निम्न में से कौन सा आयाम व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है जिसमें जीवन के प्रति उद्देश्य और मूल्य शामिल होते हैं। ऑप्शन है मानसिक आयाम, ऑप्शन बी है सामाजिक आयाम, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक आयाम और ऑप्शन डी है व्यवसायिक आयाम। देखिए प्रश्न फिर से पढ़िए, समझ नहीं आया होगा। निम्न में से कौन सा आयाम व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में देखा है, कौन सा वो डायमेंशन बताता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप बोलोगे कि सर ये हो गया हमारा आध्यात्मिक आयाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आध्यात्मिक आयाम है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। देखिए आध्यात्मिक आयाम जीवन की दिशा, उद्देश्य और आत्मा की संतुष्टि से संबंधित होता है जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखिए भैया, इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं तो आप इसके लिए परेशान ना होना कि हिंदी नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इकोलॉजिकल कंसेप्ट के अनुसार स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? इकोलॉजिकल कंसेप्ट पूछ लिया है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में हमने क्या देखा? पर्यावरण और मनुष्य के बीच बैलेंस हमने देखा है। तो पर्यावरण और मनुष्य कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है, मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन पर। आसानी से आप बना ली कि नहीं 4 प्रश्न।
ऊपर जो आपने थी, अभी मैं 1000 प्रश्न यहाँ जो पढ़ाया हूँ 1000 प्रश्न भी बना दूँ तब भी आप बना लेंगे, क्योंकि आपने थियरी पढ़ चुका है। ये होता है थियरी पढ़ने का मतलब। भैया आप थियरी पढ़े रहेंगे कैसा भी। आप देखिए मेरी थियरी के जो प्रॉपर तरीके से रेड वाली बुक आई है वो आप लोग ले लीजिए, उसमें करेक्शन हो गया है। YCT मैं लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, या फिर इसी वीडियो में पिन कर दूंगा। रेड वाली बुक YCT जिसमें गलतियाँ थी उसकी थियरी 1 नंबर की है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से थियरी वहाँ पे हम कवर किए हैं। देखिए पारिस्थितिक इकोलॉजिकल कंसेप्ट मनुष्य और पर्यावरण के बीच सामंजस्य को स्वास्थ्य का आधार माना जाता है। असंतुलन को रोग का कारण माना गया है, ठीक है, किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस हो रहा है तो रोग होना तय है। पर्यावरण में अगर पर्यावरण और मानव के बीच बैलेंस खराब हुआ तो रोग होगा। जैसे कि अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है ये मानव, ठीक है, पेड़ की कटाई कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें केमिकल वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कचरा इधर उधर फेंक दिया जा रहा है। तो वही कारण है जो इसको प्रदूषित किया जा रहा है और इंसान रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कुशल क्षेम अवधारणा वेलनेस कंसेप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऊपर आपने पढ़ा है तो आसानी से आप बना लेंगे। वेलनेस कंसेप्ट का क्या उद्देश्य है, इसका करेक्ट उत्तर बताना है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, वेलनेस हमने आपको बताया था कि भैया जीवन की गुणवत्ता और स्तर में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए व्याख्या में कुशल क्षेम अवधारणा स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्त स्थिति नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया मानती है। क्या मानती है, सक्रिय प्रक्रिया मानती है जिसका लक्ष्य जीवन स्तर और संतुष्टि में सुधार करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर स्वास्थ्य का खाका DNA का चमत्कार, ये लाइन याद करने का। देखिए अभी आपने जो देखा है वो समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कुछ कारक हैं जैसे कि पहले बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें क्या, इसमें जब जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर शुरू में मैंने आपको बताया कि भैया आदमी कैसा होगा, लंबा छोटा मोटा पतला, इसका कुछ हद तक फैसला जीन से होता है। मैंने आपको बताया ना कि लोग जब शादी करने जाते हैं तो हाइट देखते हैं, ठीक है, हाइट देखते हैं, लंबा जहाँ पे करने का मतलब लंबा छोटा मोटा पतला, ठीक है, इसका कुछ हद तक फैसला जीन से होता है। मतलब ये इसलिए देखते हैं क्योंकि ये चीज़ जेनेटिक होता है, जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है, आने वाली पीढ़ियों में कॉपी करता है, या जो भी गुण है माता पिता में वही कॉपी करके बच्चों में ट्रांसफ़र कर देता है। ऊपर से कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आके उसमें घुस जाती है, नहीं, माता पिता का ही DNA कॉपी करके आता है उसमें। ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि कोई जादू नहीं है कि भैया ऐसे ऊपर से आया और उसी में घुस गया शरीर में बच्चे में, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बस जो इंसान जो माता रहते हैं पिता रहते हैं इन्हीं का DNA कॉपी करके बनता है, वही गुण। इसीलिए तो बोलते हैं भैया पढ़ा लिखा इंसान को हम सिलेक्ट करें, पढ़ा लिखा, लेकिन इसी पढ़ा लिखा के आड़ में पढ़ा लिखा के आड़ में और नौकरी, सरकारी नौकरी क्यों खोजते हैं, पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी क्यों, क्योंकि इनको पता है इंसान पढ़ा लिखा रहेगा, अगर वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो ज़रूर पढ़ लिख के कर रहा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आज तो सब मुन्ना भाई है, पैसे दे के भी, बस आजकल इसको आप पैसे की नज़र से देखते हैं, भैया इंसान पैसे है, इसके बाद पैसे है, सरकारी नौकरी है तो पैसे है, अभी पैसे है सरकारी नौकरी है तो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा है तभी ये चीज़ें है। मैंने आपको बताया ना जीन्स के माध्यम से DNA कॉपी करता है, DNA कॉपी करता है, कोई जादू शक्ति नहीं है कि भगवान आके ये शरीर बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, जो बच्चा पैदा हो रहा है और ये माता पिता हैं, ठीक है, फादर एंड मदर हैं, इन्हीं का DNA कॉपी करेगा, इन्हीं का DNA इनका DNA लेके एक कॉपी बनता है, पत्री जीरोक्स बनाता है, एक जीरोक्स बनाएगा और बच्चे में ले जाके ट्रांसफ़र कर देता है। अब वो रंग का भी रहता है, रूप का भी रहता है, हाइट का भी रहता है, दिमाग का भी रहता है, ठीक है। पागल है तो जरूरी, अब लोग बोलते हैं कि नहीं साइंस, अब भैया आप नियम पढ़िए मेंडल का, आप नियम पढ़िए लेमार का, आप नियम
पढ़िए चार्ल्स डार्विन का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही रुचिदार ये आपका है ये टॉपिक। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है ना, अब यहाँ पे देखिए थियरी जैसे कि मंदबुद्धि, मैंने बोला ना मंदबुद्धि, डायबिटीज़, हाई बीपी, ये सब कुछ जेनेटिक कनेक्शन होता है। मैंने आपको बताया दिमाग, मैंने बताया ना दिमाग, ये चीज़ मैंने आपको बताया ना, दिमाग मंदबुद्धि, अगर मंदबुद्धि है तो ये भी डिपेंड करता है, दिमाग कम है बच्चा भी कम दिमाग का होगा, ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत तेज दिमाग का होगा। क्यों सर? क्योंकि ये इसी पिता का, अगर पिता का दिमाग कम है, पिता के पास बुद्धि ज़्यादा नहीं है, बच्चे में हो सकता है कि इसका भी बुद्धि कम ही हो। क्यों? क्योंकि इसका डीएनए ही तो कॉपी बन के जा रहा है, डीएनए ही तो कॉपी बन के इस बच्चे में जा रहा है, कोई जादू मंत्र नहीं है ऊपर से आके बच्चे में। हाँ, अब आप वो अब जो चीज़ फिजिकली रूप से है सिखा सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो बाहरी रूप से होता है, लेकिन जो ये जेनेटिक चीज़ें होती हैं वो पिता और माता के डीएनए को कॉपी करके भेजता है। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ है, पिता में डायबिटीज़ है तो बच्चे में होने की चांस हैं, किसी न किसी को होगा ही डायबिटीज़। बीपी है बच्चे में होगा 100% होगा। बीपी हाई है, मधुमेह है, डायबिटीज़ है तो बच्चों में चांस है, होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिक है, डीएनए ही कॉपी करके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ है। मैंने आपको बताया ना सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं, पढ़ा लिखा क्यों ढूंढते हैं, और आपने देखा भी है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है और टीचर का बेटा टीचर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखा है, तो वही जेनेटिक है, डीएनए कॉपी करके भेजता है। लाइफ स्टाइल देखिए, लाइफ स्टाइल जैसे रोज़ सुबह उठो या रोज़ दारू पियो, चुनाव तुम्हारा, असर सीधा स्वास्थ्य पर। जैसे कि लाइफ स्टाइल भी ये भी फैक्टर है क्या, ये भी मतलब मैं निर्धारक बता रहा हूँ, स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक बता रहा हूँ। ठीक है, स्वास्थ्य को निर्धारक डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ कि भैया कौन कौन सी चीज़ें हैं जो निर्धारित करते हैं स्वास्थ्य को। लाइफ स्टाइल भी निर्धारित करता है आपके स्वास्थ्य को लेकर। अब चाहे आप रोज़ उठते ही पानी की जगह दारू पी लो, चुनाव आपका है और स्वास्थ्य आपका है, सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। पानी पियोगे स्वास्थ्य अच्छा होगा, सुबह उठ के दारू पियोगे तो स्वास्थ्य खराब होगा। तो लाइफ स्टाइल हैबिट भी डिपेंड करता है, निर्धारित करता है आपके स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है, खाना कैसा आप खाते हो, एक्सरसाइज। अब मैं देखिए मैं स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व पढ़ा रहा हूँ, तो हो गया, डायमेंशन हो गया, कंसेप्ट हो गया, अब निर्धारक में आ गए। आपको स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं वो आप पढ़ रहे हो। खाना कैसे खाते हो, एक्सरसाइज करते हो या नहीं, आपको हेडिंग में लिखना है, यहाँ पे लिख लेना आप। ठीक है, यहाँ पे हाँ स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना स्वास्थ्य के निर्धारक करने वाले कारक या स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, ऐसे लिख देना स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। उसके बाद पहला हेडिंग डालना बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर इसका हमने आपको बता ही दिया बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा आपको लिखना है इसी में स्वास्थ्य के निर्धारक करने वाले तत्व में दूसरा है लाइफ स्टाइल एंड हैबिट। ठीक है, लाइफ स्टाइल भी निर्धारित करता है अपने स्वास्थ्य को। ठीक है, जैसे कि भैया अब सिगरेट शराब पीते हैं, ये सीधे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हृदय रोग, मोटापा, कुपोषण, ये सभी इसी की देन है, किसकी? इधर जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, खाना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो भैया हृदय रोग हो सकता है, मोटापा हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, ये सब इसी का देन है। लाइफ स्टाइल और हैबिट का ही देन है, उसी ये भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए पर्यावरण, वातावरण में, एनवायरमेंटल में, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले निर्धारक तत्व हैं पर्यावरण। तीसरा नंबर आपको लिखना है वातावरण। अब घर के बाहर क्या हाल है वो भी बताता है कि शरीर की क्या चाल है, जैसे कि साफ पानी मिल रहा है या नहीं, घर में सफाई है या गंदगी, खुली हवा है या प्रदूषण, ये सब मिलकर बताते हैं कि व्यक्ति बीमार होगा या सेहतमंद होगा। ये भी निर्धारित करते हैं, वातावरण भी निर्धारित करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा या फिर खराब रहेगा, तो ये वातावरण भी निर्धारित करता है। चौथा क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति। इसमें क्या है, गरीबी की थाली खाली, अमीर की थाली भारी, दोनों को बीमारियां अलग अलग बराबर मारती है। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है भैया, गरीब की थाली खाली है, उसे क्या होगा, कुपोषण होगा, टीबी होगा और बाल मृत्यु होगा। वहीं पे अमीर की थाली भारी है, भारी मतलब समझते हो ना, पूरा भरपूर ज़्यादा ऑयली वाला चीज़, तेल मसाला दुनिया भर की चीज़ें, उसको क्या होगा, मोटापा होगा, मधुमेह होगा, दिल की बीमारी होगी। समझ में आएगा नहीं समझ में? ये लाइन जो मैं लिखा हूँ, गरीब की थाली खाली, गरीब की थाली खाली, अमीर की थाली भारी, दोनों को बीमारियां अलग अलग पर बराबर मारती। मतलब भैया गरीब की थाली खाली है तो उसको क्या होगा, कुपोषण होगा, टीबी होगा, बाल मृत्यु होगा। वहीं पे अमीर की थाली भारी है, अमीर के ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, भारी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना लेके बैठा है थाली में, खाता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होगा, उसको मोटापा होगा, डायबिटीज़ होगा और दिल की बीमारी होगी। समझ में आएगा नहीं समझ में? समझ में आया तो लाइक कर सकते हो आप। ठीक है। शिक्षा और पेशा का असर भी बहुत गहरा होता है। शिक्षा का मतलब क्या, हमको जब पता ही नहीं है विटामिन बी का काम क्या है, विटामिन ए का काम क्या है, संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, तो हम कहाँ से जान पाएंगे, कहाँ से उस चीज़ को अपना पाएंगे। हमको पता ही नहीं है कितना हमें विटामिन लेना चाहिए प्रतिदिन, कितनी कैलोरी की आवश्यकता है हमें पता ही नहीं कि हाथ ना धोने से कौन सी बीमारी होती है, ये सब, तो फिर हम कहाँ स्वस्थ रहेंगे। ये भी प्रभावित करता है, ये भी निर्धारित करता है आपके स्वास्थ्य को, ये भी निर्धारित करने वाले तत्व हैं स्वास्थ्य को। ठीक है। पांचवा देखिए, हेल्थ सर्विस। अब स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं भी निर्धारित करते हैं स्वास्थ्य को, ये भी निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले तत्व हैं। 5वां नंबर पे हेल्थ सेवाएं। हेल्थ सेवा में क्या, टीका लगेगा तभी रोग भगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर सरकार की स्वास्थ्य सेवा मजबूत है, सरकार की स्वास्थ्य सेवा मजबूत है, जैसे कि टीकाकरण, अस्पताल, एम्बुलेंस, डॉक्टर, तो जनता की सेहत ठीक है। जैसे बच्चा पोलियो का शिकार ना हो, उसके लिए टीकाकरण जरूरी है, तो ये भी निर्धारित करता है स्वास्थ्य को। ठीक है, ये भी निर्धारित करने वाले कारक हैं स्वास्थ्य सेवाएं। 5 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए, जनसंख्या में वृद्ध जन, जनसंख्या में जो बुढ़ापे लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। बुजुर्ग तो अनुभव है, शरीर में बीमारी का अनुभव भी ज़्यादा अच्छा है। कहने का मतलब कि ये लाइन देखिए, थोड़ा यहाँ पे देखिए, अच्छा लिखा है, बुजुर्ग हैं तो अनुभव है। कहते हैं ना भैया, उम्र हमारी ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा जानकारी है हमको। अभी भी गांव में क्या रहता है, दादा मिल जाते हैं, तुम इतने से थे जब मैं ये कर रहा था, तुम इतने से थे जब मैं ये कर रहा था। बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे पास अनुभव एक्सपीरियंस है, तो आप बोल दिया करो। ठीक है, बीमारी का भी अनुभव तो आपके पास होगा। बोलते हैं ना कि भैया वो उम्र था जब हम अपने बचपना में 4 लोगों को पटक दिया करते थे, लेकिन आज आंखों से कम दिखाई देता है, हाथों में ताकत नहीं रह गई है, तो वो अपना अनुभव बताते हैं। ठीक है, बुजुर्ग हैं, उनके पास अनुभव भी है बीमारी का। कभी कभी ये बताते थे, महामारी आई थी, पूरा का पूरा गांव ऐसे चल बसा था। कहानी जब बताने लगते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और चेचक फैला था, बहुत लोग घर परिवार में बहुत लोगों को हो गया है। कहानियाँ बताते हैं ना बुजुर्ग लोग, वो अनुभव शेयर करते हैं, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट आप देखेंगे, वृद्ध जन की जनसंख्या जैसे बढ़ती है, उनसे बीमारियां, जोड़ों का दर्द, सुनने की कमी, नज़र की दिक्कतें, ये सभी होती हैं। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्ध जन का भी स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य कारक, अदर फैक्टर में क्या, जैसे कि खेती हो या फैक्ट्री हो, पेशा, ये सभी शरीर को चोट दे सकता है। कुछ पेशों में एक्सपोजर ज़्यादा है, जैसे कि फैक्ट्री वर्कर को केमिकल का खतरा, किसान को कीटनाशक में नुकसान। अब देखिए, इसी से संबंधित हम 5 प्रश्न बना लेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, जो आपने पढ़ा, स्वास्थ्य के निर्धारित करने वाले तत्व या फिर स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व जो आपने पढ़ा, उसी से संबंधित 5 प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति केवल व्यवसायिक स्थिति पर आधारित होती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति केवल व्यवसायिक स्थिति पर आधारित होती है। दूसरा कथन दिया है कि उच्च आय वर्ग में आमतक कुपोषण और शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। उच्च आय वर्ग में, उच्च आय वर्ग मतलब पैसा ज़्यादा धनी आदमी में बोला जा रहा है, अमीर आदमी में, कुपोषण और शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। क्या ये सही बात बोल रहा है?
आप बोलोगे सर नहीं, गलत बात बोला है, ये तो हमने देखा है गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग कुपोषण से मरता है, शिशु मृत्यु उनमें अधिक पाई जाती है, अमीर में तो मोटापा रहता है, डायबिटीज रहता है, तो ये बात तो गलत बोल दिया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा कथन दिया है कि कम आय वर्ग में अधिकतर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां पाई जाती हैं, क्या ये सही है? और चौथा कथन देखिए, सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य के भीतर को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, यही सही है, बाकी सब गलत है। कम आय वर्ग में अधिकतर जीवन शैली, ये भी गलत, उच्च आय वाला तो गलत हम कर ही दिए हैं, और यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसमें इस कथनों पर विचार करने को बोला गया, और बोला गया कि उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। भैया कथन नंबर 4 सही है हमारा, केवल 4 सही है, ठीक है, बाकी सब गलत हैं। पहला MCQ आपका ये था। ऐसे प्रश्न BTSC बिहार एनम में पूछे गए थे, आपके भी भर्ती परीक्षा में आ सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये व्याख्या में बताया गया है, आप देख लेना, ठीक है, व्याख्या पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम PDF भेज देंगे। और भैया इसको PDF चाहिए तो 200 रुपये फी है, ठीक है, देकर आप पढ़ सकते हो अच्छे से। अगला प्रश्न पद नंबर 2 पूछा जा रहा है कि देखिए 40 मिनट लगभग वीडियो हो गया है, अब 1 घंटे तक पढ़ाएंगे, उसके बाद वीडियो को, ठीक है, जो पार्ट बचेगा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा कथन स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है? कौन सा कथन है जो स्वास्थ्य हेल्थ सर्विस की भूमिका को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य सेवा केवल रोगों के उपचार तक सीमित होती है। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, टीकाकरण जैसे नीतियाँ केवल बीमारी व्यक्ति के लाभ पहुंचाती हैं। चौथा ऑप्शन है, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बीमारी की रोकथाम या फिर स्वास्थ्य संवर्धन दोनों संभव है। तो कौन सा सही है? मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता के रखी थी, ठीक है, छोटी सी ट्रिक अगर याद है तो आपको पता होगा। छोटी सी ट्रिक हमने क्या बताया था, जिस ऑप्शन में केवल वर्ड आ जाए वो मैक्सिमम गलत ही होता है ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, केवल आया हुआ है। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता यार? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का समाज से कोई स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ेगा यार? स्वास्थ्य सेवा विभाग पर तो हमने देखा ना, हेल्थ सर्विस भी निर्धारित करता है अपने स्वास्थ्य को कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो आप बोले कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि टीकाकरण जैसी नीतियाँ केवल आ गया है, हम काट देंगे, ये छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम की ट्रिक है, ठीक है। और डी वाला क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य वर्धन दोनों, यही तो सही है। ऑप्शन नंबर डी सही बात बोला जा रहा है, उत्तर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा 2 नंबर प्रश्न कितना आसान था, हमने बना लिया। व्याख्या में आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं केवल इलाज नहीं बल्कि बीमारी की रोकथाम, प्रिवेंशन और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, प्रमोशन करना दोनों कार्य करती है। टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण कार्यक्रम, जांच आदि इनके भाग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 आपको देखना है। प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक सीधे तौर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो सीधे तौर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? सर बहुत आसान प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना है। पर्यावरण की बात है, पर्यावरण की बात है तो बाल विवाह से होगा नहीं, बाल विवाह की परंपरा ये तो पर्यावरण से संबंधित है ही नहीं। ग्रामीण जनसंख्या में अशिक्षा ये भी पर्यावरण से नहीं संबंधित है, ठीक है। जल की गुणवत्ता, हाँ यही हो गया, ठीक है, जल की गुणवत्ता ये पर्यावरण से संबंधित है और ये सीधे तौर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जल आप दूषित करोगे, आपको डायरिया होगा, आपको मलेरिया होगा, आपको और भी चीज़ें होंगी, कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, अगर आप दूषित पानी पीते हैं तो, ठीक है, दूषित पानी करते हैं, दूषित पानी का सेवन करते हैं तो। व्याख्या पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 4 पे हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 बोला जा रहा है कि निम्न से किस बीमारी की उत्पत्ति में जैविक कारक बायोलॉजिकल की भूमिका सर्वाधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस बीमारी की उत्पत्ति में बायोलॉजिकल फैक्टर की भूमिका सर्वाधिक पाई जाती है? आप बोलोगे कि सर बायोलॉजिकल की बात है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मानसिक मंदता, ठीक है, मानसिक मंदता ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। देखिए मानसिक मंदता अक्सर आनुवंशिकी कारणों से होती है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, मानसिक मंदता अक्सर आनुवंशिकी कारणों से होती है, जबकि मलेरिया और श्वसन संक्रमण में संक्रमण और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका होती है। उच्च रक्तचाप में जीवन शैली और सामाजिक कारक भी शामिल होते हैं।
मैंने आपको क्या बताया, मानसिक मंदता, दिमाग कम है, जरूरी है, वो जेनेटिक होगा ही होगा, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ठीक है। किसान कीटनाशक के संपर्क में आता है। एक किसान है, दवा छिड़क रहा है गेहूं के खेत में, ठीक है, गेहूं के खेत में दवा छिड़क रहा है और ये कीटनाशक के संपर्क में आता है, उसे त्वचा की बीमारी हो जाती है। यह किस प्रकार के निर्धारक का उदाहरण है? किस प्रकार के निर्धारक का उदाहरण है? आपने देखा ना, पूरा निर्धारक में आपने आपको बताया, स्वास्थ्य निर्धारक तत्व जो है सब कुछ बताया था। तो आर्थिक निर्धारक है क्या? आर्थिक तो नहीं होगा सर, आर्थिक से नहीं होगा। आर्थिक से या तो गरीबी होता है, या तो मोटापा होता है, या तो डायबिटीज होता है, या तो स्वास्थ्य मृत्यु दर होती है। आर्थिक ये डिपेंड करता है। पैसा अच्छा है तो अच्छा खाना खाएगा, ज़्यादा खाना खाएगा, फैटी वाली चीज़ ज़्यादा खाएगा। पैसा नहीं है तो कुपोषित का शिकार हो जाएगा, खाना ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से? तो ये तो नहीं है। सामाजिक है क्या? सामाजिक भी नहीं है सर, सामाजिक भी नहीं है। तो आनुवंशिकी भी नहीं है। कीटनाशक के संपर्क में आता है तो क्या हो जाएगा? किसान पहली बात, इसका पेशा क्या है? किसान है। क्या है किसान? इसका व्यवसाय क्या है? किसान है। तो करेक्ट उत्तर व्यवसायिक हो जाएगा, व्यवसायिक निर्धारक हुआ। तो ये थोड़ा लॉजिकल प्रश्न था, कुछ था नहीं इसमें। व्यक्ति जिस पेशे से जुड़ा है उसी पेशे से संबंधित जोखिम उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिस पेशे से जुड़ा है वो उसी पेशे से संबंधित जोखिम उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। किसान कीटनाशक, मजदूर, धूल या धातुओं से, फैक्ट्री से, वर्कर केमिकल से प्रभावित हो सकते हैं। ये व्यवसायिक निर्धारक होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और प्रश्न बचे हैं। समय कितना हो गया? 45। चलिए हो जाएगा, घंटे में लगता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल खत्म हो जाएगा आपका। स्वास्थ्य निर्धारक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो आपका टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा आज की वीडियो में। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की अवधारणा, ये खत्म कर देंगे। 38 टॉपिक में से पहला टॉपिक आपका आज एंड हो जाएगा। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आसान और देसी अंदाज में समझिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आसान और देसी अंदाज में समझिए, ठीक है। शुरुआत कहाँ से हुई? 1978 में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। 1978 में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था जिसको अल्मा आता सम्मेलन बोलते हैं। वहाँ यह तय किया गया कि भैया साल 2000 तक हर आदमी स्वास्थ्य की सेवाएं पहुँचनी चाहिए। साल 2000 तक हर आदमी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचनी चाहिए और वे भी ऐसी हों जो देश के जेब पर भारी न पड़े। वो ऐसी सेवाएं हों जो देश के जेब पर भारी न पड़े। अब इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि भैया इसीलिए एक तरीका निकाला गया जिसे नाम दिया गया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। 1978 का समय था। अल्माता में वहाँ पे डिसाइड किया गया कि 2000 तक भैया हर आदमी तक स्वास्थ्य की सेवाएं पहुँचानी है और वे ऐसे होनी चाहिए सेवाएं जो देश की जेब पर भारी न पड़े, ठीक है, भारी न पड़े। इसलिए एक तरीका अपनाया गया जिसका नाम दिया गया प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। समझ में आया नहीं समझ में आया? आपने सन देख लिया, स्थान देख लिया और नाम। अब इसकी परिभाषा क्या दी गई? नाम तो रख दिया गया, मेन परिभाषा क्या दिया गया? ऐसी जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं जो सस्ती हो, जनता को मंजूर हो, जिसमें जनता खुद भी हिस्सा ले और जिसे देश का सिस्टम चला सके, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की डिफिनेशन ये हो गया, मतलब कि इलाज ऐसा हो जो महंगा भी ना हो, जनता भी बोले हाँ भैया ये बात तो सही है, हाँ भैया ये बात तो सही है। अब देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 जरूरी हिस्से, 8 कंपोनेंट हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को, जो आपको समझना है, याद रखें। इनका देसी फार्मूला, ये आप पढ़ाओ, लिखाओ, साफ कराओ, टीका लगवाओ, इलाज कराओ, मम्मी बच्चा सबको ख्याल रखवाओ। ये आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी पढ़ाओ लिखाओ। मतलब क्या हुआ? ये मैं आपको देखभाल के 8 जरूरी हिस्से बता रहा हूँ। पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाओ लिखाओ का मतलब क्या हुआ? मतलब हेल्थ एजुकेशन हुआ, पहला हो गया आपका, ठीक है। 8 जरूरी हिस्से, पहला कंपोनेंट हेल्थ एजुकेशन हुआ। जनता को समझाओ कि भैया आप ये ना हो, आप इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ये भी बनेगी, आप जनता को सिखाना है आपको कि बीमारी कैसे होती है, कैसे बचा जा सकता है, जैसे हाथ धोने, शौचालय का इस्तेमाल करने की आदत डालना। अब देखिए, पढ़ाओ लिखाओ, ऊपर हमने देखा पढ़ाओ लिखाओ, साफ कराओ, टीका लगवाओ, इलाज कराओ। और दूसरा पोषण। पोषण में क्या है?
शरीर के लिए सही और पूरा खाना जरूरी है। कुपोषण को रोकने के लिए आंगनबाड़ी, स्कूल, मिड डे मील वगैरह ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, कंपोनेंट देते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 जरूरी कंपोनेंट। तो तीसरा हो गया सेफ वाटर, साफ पानी और सफाई। पानी पीने का पानी, साफ पानी, गंदगी से दूर रहना बीमारी से बचने का सबसे आसान तरीका है। चौथा क्या हो गया, चौथा हो गया मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन। मम्मी और बच्चों की देखभाल जैसे प्रसव पूर्व टीके टीके कम रखने की समझदारी, ये हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो गया, टीकाकरण। बीमारी से बचने के लिए बच्चों को समय पर टीका दिलाना जरूरी है। और आपका छठा क्या हो गया, समान बीमारी का इलाज, जैसे बुखार, दस्त, खांसी, चोट वगैरह का इलाज नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर आसानी से मिलना चाहिए। और सातवां क्या हो गया, जरूरी दवाएं, जैसे कि बुनियादी दवाएं, जैसे क्या है ORS हो गया, पैरासीटामोल हो गया, आयरन की गोली हो गया, ये हर जगह उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरूरी हिस्से हैं। आठवां क्या हो गया, स्थानीय बीमारियों की रोकथाम, कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज, जैसे कि मलेरिया हुआ, टीबी, जो किसी खास इलाके में बार बार होते हैं, रोकने के उपाय किए जाते हैं। आपने देखा ये सारे 8 जो हमने आपको बताया है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 8 जरूरी हिस्से। तो 8 जरूरी हिस्से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। पढ़ाओ लिखाओ मतलब हेल्थ एजुकेशन होगा, साफ कराओ मतलब पर्यावरण स्वस्थ बनाए रखना, टीका मतलब कि टीकाकरण से हुआ, इलाज करवाओ मतलब कि जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनके लिए चीज़ें किया गया है। अब सबका ख्याल रखवाओ, ये चीज़ हो गया है। तो इससे भी आप समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको लिखे गया है, पूरा 8 लाइन है, आप देख लें। चलिए अब देखेंगे हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 5 मजबूत सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के 5 मजबूत सिद्धांत, प्रिंसिपल। इन 5 बातों को बिना ये पूरी इमारत अधूरी मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इन 5 बातों के बिना पूरी इमारत अधूरी मानी जाती है। क्या सर, समान वितरण। ठीक है, समान वितरण में क्या, शहर हो या गांव सभी को एक जैसा स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए। नहीं कि भैया ये हमारे गांव के हैं या ये हमारे गांव, ये चीज़ हमारे गांव के नज़दीक है तो हम यहाँ करेंगे, नहीं। समान वितरण, बिना जाति के, बिना धर्म के भेदभाव किए समान वितरण सबको। जन भागीदारी, स्वास्थ्य योजना में जनता खुद भी शामिल, सिर्फ सरकारी भरोसे न बैठी रहे। ठीक है, जनता को भी शामिल होना चाहिए। जैसे कि कोई सा भी आपको आपके ब्लॉक, आपके गांव के लोगों को, फिर आपके ब्लॉक के लोगों को, आपके ज़िले लोगों की स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करानी है तो सरकार के आदमी नहीं रहते हैं। ठीक है, हमारे आसपास के या फिर हमारे भाई, हमारी बहन भी ANM के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये जनता की भागीदारी ही हुई। आप लोग ANM होना, आप टीकाकरण करें, तो यहाँ पे सरकार के भरोसे नहीं बैठना है। सरकार इसीलिए दिया है कि भैया वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप लोग आओ, पढ़ लिख के आप ही लोग आए, आप हमारे भरोसे ना बैठे कि हम अपने आदमी रख दें, हम या किसी पे विश्वास करके रख दें, अब पता चले वो सही से पहुंचा ही नहीं था। इसलिए आप आओ, पढ़ लिख के आप ही लोग आओ, आप ही अपने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए। ये बात हुआ कि जन भागीदारी। ठीक है, थोड़ा सा समझाने का तरीका मैं ज़्यादा अच्छे से और भी समझा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसा समझाओ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, स्वास्थ्य योजना में जनता खुद शामिल हो, सिर्फ सरकार भरोसे न बैठी रहे। अब तीसरा नंबर पे देखिए, उपयुक्त तकनीक। उपयुक्त तकनीक में क्या है, ऐसा इलाज जो सस्ता हो, असरदार हो और क्षेत्र के हिसाब से सही हो। ठीक है, रोकथाम पर जोर, रोकथाम पे जोर, इलाज से अच्छा है बीमारी होने ही ना दो। ठीक है, उसके बाद बहुक्षेत्रीय सहयोग में, बहुक्षेत्रीय सहयोग में क्या देखेंगे, बहुक्षेत्रीय सहयोग में सर स्वास्थ्य अकेले नहीं सुधरता, शिक्षा, सफाई, पोषण सब मिलकर काम करें। अब इसी से संबंधित 5 प्रश्न बना लेंगे फटाफट। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्न से कौन सा कथन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा नहीं है। ऑप्शन से आपके पास, यह सेवा समाज में स्वीकार होना चाहिए, इसमें निजी अस्पतालों की सहभागिता अनिवार्य है, यह सेवा देश की वहन क्षमता के भीतर होनी चाहिए, इसमें समुदाय की पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए,
देखिए सर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, लेकिन इसमें निजी अस्पताल की सहभागिता अनिवार्य है, ये गलत हो जाएगा। जनता की बात बोला गया ना कि निजी हॉस्पिटल की बात बोली गई है। आपका बी ही गलत है। प्राइमरी हेल्थ केयर की परिभाषा WHO के अनुसार ऐसी सेवा ध्यान देना है, WHO के अनुसार प्राइमरी हेल्थ केयर की डिफिनेशन ऐसी सेवा है जो सार्वजनिक हो, सबके लिए हो, समाज द्वारा स्वीकार हो, जो जिसको आप समाज स्वीकार कर रहा है, देश वहन कर सके और समुदाय की भागीदारी हो। निजी अस्पतालों की अनिवार्यता इसमें नहीं आती है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपको बताना है निम्न से कौन सा सिद्धांत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का नहीं है। कौन सा सिद्धांत है जो प्राथमिक, अभी ऊपर आपने पेज पर पढ़ा ना, उनमें से बताना है कौन सा नहीं है। हमने देखा न्याय संगत वितरण है, ठीक है, और सामुदायिक सहभागिता है, तृतीयक देखभाल पर केंद्रित, क्या ये है सर? क्या ये है? आप बोलोगे कि सर ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, यही नहीं है। बाकी न्याय संगत है, सामुदायिक सहभागिता है, रोकथाम पर बल, ये भी है, ठीक है। व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या में आप देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला न्याय संगत वितरण हुआ, दूसरा सामुदायिक सहभागिता हुआ, तीसरा उपयुक्त तकनीक, मॉडर्न तकनीक, रोकथाम पर बल और क्षेत्रीय सहयोग, ये सारा कुछ है। तृतीय देखभाल इसमें शामिल नहीं होती है, विशेष अस्पताल और सुपर स्पेशलिस्ट पर लागू होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। अत्यावश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना किस श्रेणी में आता है? कहने का मतलब है अत्यावश्यक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना किस श्रेणी में आता है? रोकथाम में आता है, उपचार में आता है, प्रबंधन में आता है, आवश्यक सेवाएं में आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 3 प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का वह घटक कौन सा है जो जल जनित रोगों की रोकथाम पर सीधे तौर पर सहायक होता है? आप बोलेंगे सर सुरक्षित जल और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और प्रश्न नंबर 5 भी देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल अस्पतालों में दी जाती है, केवल वर्ड आ गया है ना, इसमें केवल डॉक्टरों की भूमिका होती है, इसमें केवल बीमारियों का इलाज पर केंद्रित है। तो सर केवल काटिए और डी पे आइए, केवल काटिए, डी पे आइए। ये रोकथाम, पोषण, टीकाकरण, शिक्षा जैसी सेवाओं को भी शामिल करती है। तो भैया ये रहा पूरा, हम आपको कवर कर दिए हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी की पूरी स्वास्थ्य की अवधारणा जो आपका था क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से, हमने थियरी भी कवर किया, MCQ भी लगभग 15 से 20 MCQ भी करवाएं। तो अब कुछ बचा नहीं है आपका स्वास्थ्य की अवधारणा में। आप वीडियो ये देख ले रहे हैं तो अपना 1 प्रश्न 2 प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में 2 प्रश्न बनता है, शायद 1 प्रश्न एक तो पक्का बनेगा, 2 प्रश्न बनने की उम्मीद है। तो 100 प्रश्न में से 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप एग्जाम जब दे के आएंगे, 100 प्रश्न में से 2 नंबर आपके पक्के हो गए हैं मात्र 1 घंटे की वीडियो से। उम्मीद करते हैं ये मेहनत को आप एफर्ट अपने तरफ से लगाएंगे। हमने अपने तरफ से आपको डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग देने की कोशिश किया है। अब जिस तरीके से मैं सर नीचे करके देख रहा था, अब यही कंटेंट यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में होता तो ऐसे ऐसे देख के फिर आपको डिस्कस करते, या फिर मैं चाहता तो इसको बोर्ड पे लिखता, ठीक है, ऐसे बोर्ड पे लिखता और फिर समय बर्बाद होता। इसलिए मैंने ये तरीका 2 कैमरे का सहारा लिया। एक कैमरे पे हम यहाँ पे, एक कैमरे से यहाँ पे कर रहे हैं सिस्टम से, और एक कैमरे से हमारा ये इतना जो हम फेस दिखाई दे रहा है ये एक कैमरे से है और ये एक कैमरे से है, ठीक है। और ऐसे ही लगातार आपकी, अब देखिए हो सकता है इवनिंग में आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास दे देंगे, इवनिंग में नहीं दे पाते हैं तो कल सुबह से 2 क्लास अब आएंगी। एक थियरी की अलग चलेगी, आपकी रिवीजन थियरी वाली अलग चलेगा, प्रीवियस ईयर क्लास अलग चलेगा। 40 दिन का समय हमने बोला है, तो 40 दिन में तैयारी आपकी बेहतर करेंगे। बस आप अपने एंड से सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। आप जिनको चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ जॉब करें और जॉब ना करें, आपके अपने होम जिला में जॉब करें, ये उद्देश्य से हो, ये उद्देश्य लेकर हम लोग तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उन तक वीडियो जरूर पहुंचा देना जिसको आप चाहते हैं कि भैया उनका भी भला हो सके, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही आप 3000 में, 4000 में,
कोर्स लेकर पढ़ेंगे, यही इतनी मेहनत, इतना मेहनत भी नहीं आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हमारे देखिए मैं चाहता हूँ अगर डिजिटल बोर्ड होता ना भैया, डिजिटल बोर्ड होता ना तो इस तरीके से आपको समझा देते, बस इसी से मार खा जाते। डिजिटल बोर्ड नहीं होता भैया, बढ़िया फिगर वगैरह ला के अच्छे से एकदम गर्दा बन जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।